लौटते ही मैंने अपने पास बचे हुए पैसों का हिसाब लगाया। इतनी तैयारी के बाद भी अभी बहुत सी जरूरी चीजें खरीदनी बाकी थीं और मेरे पास मौजूद रकम बिल्कुल पर्याप्त नहीं थी। एक पल भी बर्बाद किए बिना मैंने कई ऑनलाइन लोन ऐप डाउनलोड किए और अपनी पूरी जानकारी भरकर जहां जहां से संभव था वहां से लोन के लिए आवेदन कर दिया। कुछ ही घंटों में मेरे खाते में लगभग 97 लाख रुपए और आ गए। अब मैंने असली तैयारी शुरू कर दी। मैंने शहर के अलग अलग सुपरमार्केट, थोक दुकानों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बड़ी मात्रा में खाने पीने का सामान, पीने का पानी, दवाइयां, दैनिक उपयोग की चीजें और हर तरह का जरूरी सामान ऑर्डर कर दिया। इसके बाद मैंने कई कारोबारियों से एडवांस देकर 2000 से ज्यादा गर्म भोजन भी बुक कर दिए। मुझे अच्छी तरह पता था कि भीषण गर्मी के बाद दुनिया में कड़ाके की ठंड आने वाली है, इसलिए मैंने मोटे कपड़े, कंबल, हीटर और हर तरह का गर्म रखने वाला सामान भी पहले से ऑर्डर कर दिया। इतना करने के बाद मैं सीधे शहर की सबसे बड़ी आइस फैक्ट्री पहुंचा। मालिक से मिलते ही मैंने बिना किसी भूमिका के पूछा, अगर मुझे 2000 टन बर्फ चाहिए तो कितने समय में तैयार कर सकते हो? मेरी बात सुनकर फैक्ट्री मालिक पहले तो चौंक गया, फिर पूरे भरोसे के साथ बोला, अगर हम लगातार काम करें तो 2.5 दिन के अंदर पूरा ऑर्डर तैयार कर देंगे। मैंने तुरंत उसे 1 लाख रुपए एडवांस दे दिए और कहा कि बाकी भुगतान डिलीवरी के समय कर दूंगा। मालिक खुशी से मुस्कुराने लगा, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही दिनों बाद यही बर्फ दुनिया की सबसे कीमती चीज बनने वाली थी। आइस फैक्ट्री से निकलते ही मैं शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट पहुंचा। पिछले जन्म में मैं हमेशा दूसरों के लिए जीता रहा, लेकिन इस बार प्रलय आने से पहले अपनी जिंदगी का हर पल खुलकर जीना चाहता था। मैंने मेन्यू देखकर सबसे स्पेशल शेफ्स चॉइस डिश ऑर्डर कर दी। वेटर ने बताया कि इस डिश को खुद हेड शेफ अपनी पसंद के हिसाब से तैयार करते हैं। कुछ देर बाद एक खूबसूरत महिला शेफ मेरे सामने खाना लेकर आई। जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा, मैं एक पल के लिए हैरान रह गया। वह कोई और नहीं बल्कि भविष्य की मशहूर डेमन शेफ दुआन यिंग थी। प्रलय के बाद उसके हाथों का बना खाना पाने के लिए लोग अपनी जान तक देने को तैयार रहते थे। मैंने बिना कुछ कहे खाना चखा। स्वाद बिल्कुल वैसा ही था जैसा मुझे याद था। खाना खत्म करने के बाद मैं सीधे एक बार में चला गया। उसी समय एक लड़की जिसे उसके बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया था, नशे में अपनी जिंदगी बर्बाद करने आई थी। इतने में लियू रुयान और उसकी सहेली भी मेरा पीछा करते हुए वहां पहुंच गईं। मैं नहीं चाहता था कि वे फिर कोई तमाशा करें, इसीलिए मैंने उस लड़की का हाथ पकड़ा और उसे ऊपर एक प्राइवेट कमरे में ले गया। कमरे में पहुंचते ही मैंने दरवाजा बंद किया और हल्के से उसके माथे पर उंगली से थपकी देते हुए कहा, अपनी जिंदगी किसी धोखेबाज के लिए मत बर्बाद करो। अगले कुछ दिनों तक घर से बाहर मत निकलना। जितना हो सके खाना और जरूरी सामान इकट्ठा कर लो। इतना कहकर मैं बिना पीछे देखे वहां से निकल गया, क्योंकि मुझे पता था कि प्रलय अब बहुत करीब आ चुका है। 2.5 दिन बाद मेरे ऑर्डर किए हुए सभी सामान एक एक करके सोसाइटी के गोदाम में पहुंचने लगे। महंगे खाने के पैकेट, हजारों किलो राशन, पीने का पानी, दवाइयां, बर्फ और हर तरह की जरूरी चीजें देखकर लियू रुयान की आंखें चमक उठी। उसे पूरा यकीन हो गया कि मैं यह सब उसी से शादी करने के लिए कर रहा हूँ। वह मुस्कुराते हुए मेरे पास आई और बोली, सुचेंग, तुमने इतना सारा सामान आखिर किसके लिए खरीदा है? मैंने उसकी तरफ देखकर शांत आवाज में कहा, अगर तुम मेरी थोड़ी मदद कर दो तो सब बता दूंगा। यह सुनकर उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसे लगा कि मैं उससे मजदूरी करवाना चाहता हूँ। तभी उसकी सहेली लीना बोली, यह तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। अगर तुमने इसका साथ दिया तो यह जरूर तुमसे शादी करेगा। यह सुनते ही लियू रुयान ने बिना कुछ सोचे सामान उठाना शुरू कर दिया। उसकी देखा देखी लीना भी मेरे साथ सामान ढोने लगी। मैं मन ही मन मुस्कुरा रहा था। इतना सारा सामान अकेले अंदर पहुंचाना मुश्किल था और अब मुझे मुफ्त के मजदूर मिल गए थे। पूरा दिन बीत गया और दोनों थक कर बुरी तरह चूर हो चुकी थी, लेकिन शादी और ऐशो आराम के सपने में वे लगातार काम करती रहीं। शाम होते होते सारा सामान गोदाम के अंदर पहुंच चुका था। लियू रुयान थकी हुई मेरे सामने आई और मुस्कुराकर बोली, अब तो मेरी परीक्षा पूरी हो गई ना। अब बताओ तुम मुझसे क्या कहना चाहते थे? मैंने उसकी तरफ देखा, फिर पास खड़े डिलीवरी ड्राइवर को मेहनत के लिए इनाम दिया और उसके बाद शांत आवाज में कहा, तुम दोनों का धन्यवाद। तुमने मेरा बहुत काम आसान कर दिया। अब तुम जा सकती हो। तुम्हें इसके बदले कोई पैसा या इनाम नहीं मिलेगा। यह सुनते ही लियू रुयान और लीना के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें तब समझ आया कि मैं शुरू से ही उनका इस्तेमाल कर रहा था। मेरी बात सुनते ही लियू रुयान गुस्से से कांपने लगी। वह चिल्लाकर बोली, सुचेंग, तुमने हमसे इतने घंटे काम करवाया और अब कह रहे हो कि कुछ नहीं मिलेगा। तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो क्या? मैंने बिल्कुल शांत रहते हुए जवाब दिया, मैंने कब कहा था कि तुम्हें कोई इनाम दूंगा? तुमने खुद ही बिना पूछे मेरी मदद करने का फैसला किया था। इतना सुनते ही लीना भी भड़क उठी और बोली, झूठ मत बोलो। तुमने इतने महंगे भोज बुक किए हैं, इतना सारा सामान खरीदा है, फिर कैसे कह रहे हो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है? मैं हल्का सा मुस्कुराया और बोला, यह सब मेरा नहीं है। मैं तो सिर्फ एक बड़े बिजनेसमैन के लिए सामान इकट्ठा कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे सिर्फ यह काम सौंपा है। मेरी बात सुनते ही दोनों के चेहरे उतर गए। उन्हें एहसास हुआ कि जिस अमीर आदमी का सपना वे देख रही थीं, वह सिर्फ उनका भ्रम था। लियू रुयान ने गुस्से में मुझे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन मैं एक कदम पीछे हट गया और वह खुद ही लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। मैंने उसकी तरफ देखते हुए ठंडी आवाज में कहा, अब से मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर रहना। इतना कहकर मैं गोदाम के अंदर गया और यह पक्का करने लगा कि सारी डिलीवरी पूरी हो चुकी है। जैसे ही मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, मैंने अपनी स्पेस एबिलिटी का इस्तेमाल किया। अगले ही पल पूरा गोदाम खाली हो गया और हर सामान मेरे स्पेस में सुरक्षित पहुंच गया।
अब मेरे पास आने वाले प्रलय का सामना करने के लिए पहले से कहीं ज्यादा संसाधन मौजूद थे। प्रलय के बाद मैं सीधे ग्रीन सिटी होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में रहने चला गया। अब सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी। उसी रात पीले बालों वाला लड़का अपने बड़े भाई वांग दहाई को लेकर होटल पहुंच गया। जैसे ही उसने मुझे देखा, गुस्से से मेरी तरफ इशारा करते हुए बोला, भैया यही है वो जिसने मुझे सबके सामने मारा था। वांग दहाई ने मुझे पहचानते ही ठंडी हंसी के साथ कहा, तो तुम ही हो जिसने मुझसे 60 लाख रुपए उधार लिए हैं। वैसे भी कल तुम्हारी किस्त भरने की आखिरी तारीख है। आज हिसाब भी कर लेते हैं और मेरे भाई को मारने का बदला भी। उसी समय लियू रुयान और लीना भी वहां पहुंच गईं। जब उन्हें पता चला कि मैंने भारी कर्ज लिया हुआ है, तो दोनों के चेहरे पर फिर से तिरस्कार लौट आया। उन्हें लगा कि मैं सचमुच बर्बाद हो चुका हूं। मैंने आराम से अपना खाना खत्म किया और उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया। वांग दहाई गुस्से में बोला, कल तक मेरे पूरे पैसे वापस चाहिए, वरना तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसका छोटा भाई भी चिल्लाने लगा, भैया इससे बात करने का कोई फायदा नहीं, अभी यहीं इसका काम तमाम कर देते हैं। तभी होटल का मैनेजर बीच में आ गया और बोला, सभी लोग शांत हो जाइए, ये होटल है, यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। लेकिन वांग दहाई ने मैनेजर को घूरते हुए कहा, अगर इस लड़के को बचाना है तो पहले इसे मेरे भाई से घुटनों के बल बैठकर माफी मंगवाओ। मैनेजर ने मेरी तरफ देखा, लेकिन मैंने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, इन जैसे लोगों को मैं बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता। मेरी बात सुनते ही वांग दहाई का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह मेरी तरफ बढ़ने ही वाला था कि तभी होटल के बाहर से एक ताकतवर आदमी अपने लोगों के साथ अंदर दाखिल हुआ। उसे देखते ही पूरे माहौल का रंग बदल गया। होटल में दाखिल होते ही उस आदमी ने ठंडी आवाज में कहा, किसकी हिम्मत हुई मेरे होटल में हंगामा करने की। उसे देखते ही वांग दहाई का चेहरा पीला पड़ गया। वह घबराकर बोला, भाई गांव, आप यहाँ। मेरे सामने खड़ा आदमी कोई साधारण इंसान नहीं था, वह शहर के सबसे ताकतवर लोगों में से एक गाओ चैंग था। पिछले जन्म में मैंने उसके बारे में बहुत कुछ सुना था, यहाँ तक कि भविष्य की मशहूर डेमन शेफ दुआन यिंग भी उसी के अधीन काम करती थी। गाओ चैंग ने सबकी तरफ एक एक करके देखा और सख्त लहजे में पूछा, आखिर यहाँ हो क्या रहा है। वांग दहाई तुरंत मुस्कुराते हुए बोला, भाई यह हमारा निजी मामला है, हम अब भी चले जाते हैं। लेकिन गाओ चैंग ने उसे घूरते हुए कहा, अगर किसी ने दोबारा मेरे होटल में हंगामा किया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैंने गाओ चैंग की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उसने भी मेरी तरफ एक नजर डाली और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। मैं वापस अपने प्रेसिडेंशियल स्वीट में पहुंचा और खिड़की के सामने खड़ा होकर बाहर का नजारा देखने लगा। उसी रात होटल के बाहर स्विमिंग पूल के पास वांग दहाई, पीले बालों वाला लड़का और उसके बाकी साथी खड़े थे। अचानक उनमें से एक ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, आज चांद कुछ अजीब नहीं लग रहा। सभी ने ऊपर देखा तो चांद पहले से कहीं ज्यादा लाल और चमकदार दिखाई दे रहा था। लेकिन अगले ही पल चांद से एक रहस्यमयी लाल रोशनी पूरी धरती पर फैल गई। कुछ ही सेकंड में बाहर का तापमान पागलों की तरह बढ़ने लगा। जो लोग खुले में खड़े थे उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके शरीर को आग में झोंक दिया गया हो। डर के मारे सभी लोग भागते हुए होटल के अंदर घुस गए, लेकिन गर्मी लगातार बढ़ती जा रही थी। वांग दहाई और उसके साथी इतनी तेज गर्मी सहन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वे सीधे लॉबी के फव्वारे में कूद गए। उन्हें लगा कि इससे राहत मिल जाएगी, लेकिन कुछ ही देर बाद पानी भी गर्म होने लगा। इसी बीच वांग दहाई का शरीर तेजी से जलने लगा और उसकी चमड़ी लाल पड़ गई। उसके साथी घबरा गए और तुरंत एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश करने लगे। वांग दहाई ने अपने आदमी शियाओ दाओ को फोन करके कहा कि जल्दी से गाड़ी लेकर होटल पहुंचो। उधर शियाओ दाओ जैसे ही पार्किंग से गाड़ी लेकर निकला, भीषण गर्मी की वजह से कार के टायर फट गए। वह गुस्से में नीचे उतरा, लेकिन जैसे ही उसने जमीन पर कदम रखा, उसके जूतों के तलवे पिघलने लगे। जलती हुई सड़क ने उसके पैरों को पूरी तरह झुलसा दिया और वह दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसे तब समझ आया कि यह कोई सामान्य गर्मी नहीं थी, प्रलय आखिरकार शुरू हो चुका था।